आप सब लोगों ने पिछले 2024 की घटनाओं को संज्ञान में रखा होगा, जब संभल में एक मस्जिद के सर्वे के बाद वहां पे एक बवाल हुआ, जिसमें पुलिस की हिंसा में लोग मारे गए, हताहत हुए। उस पूरे मामले में एक वहां के जो सीओ थे अनुज चौधरी, वो काफी चर्चा में आए थे। बाद में उनके चर्चा में आने की और भी कई गलत वजहें रही, जो पुलिस के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ था। मसलन आप जानते हैं कि हमारे देश में जो पुलिस व्यवस्था है, उसको धर्मनिरपेक्ष होने की जिम्मेदारी है, उसके व्यवहार में ये चीजें दिखनी भी चाहिए। लेकिन आप सबने देखा कि उनकी जो भाषा थी वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक थी, और उस भाषा पर भी लोगों ने कोर्ट का रुख किया, उस पर आपत्ति दर्ज की। उसके बाद जब आप ही तमाम बंधुओं ने मुख्यमंत्री जी से उनकी भाषा के बारे में पूछा, तो मुख्यमंत्री जी का कहना था कि वो पहलवान है और पहलवान की भाषा ऐसी होती है। इस तरह की एक टिप्पणी मुख्यमंत्री जी की आई थी। हम सब जानते हैं कि जो पुलिस संस्था है वो विधि से बंधी हुई है, उसकी भाषा कानून सम्मत होनी चाहिए, वो कोई निजी लठैत या किसी का पहलवान नहीं है। और उस भाषा पे जो मुख्यमंत्री की टिप्पणी आई थी, उसकी भी आलोचना हुई थी। अभी पिछले दिनों आप सबको ये मालूम होगा कि चंदौसी जो संभल में ही है, वहां के सीजेएम ने अनुज चौधरी, जो उस समय सीओ थे, और एसएचओ अनुज तोमर के खिलाफ एक व्यक्ति के, जिसका नाम आलम था, उसके ऊपर गोली चलाने, उसको मारने के प्रयास में मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। अपने उस फैसले में कोर्ट ने बहुत सारे तर्क दिए हैं, जिसके आधार पे फैसला वो दिया गया है। लेकिन जो वहां का प्रशासन है, उसने स्पष्ट तौर पे मना कर दिया कि वो कोर्ट के आदेश को नहीं मानेगा और वो मुकदमा दर्ज नहीं करेगा, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है। प्रशासन को अधिकार है, वो ऊपरी कोर्ट में जा सकता है, लेकिन अगर आप ये फैसला पढ़ेंगे तो इस फैसले में जो न्यायाधीश है, जिनका नाम विभांशु सुधीर है, उन्होंने अनुज चौधरी और अनुज तोमर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के समर्थन में अपने तथ्यों में 9 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को कोट किया है। यानी कि कोई ये हल्का आदेश नहीं है, तथ्य सम्मत है, तर्क सम्मत है, संविधान सम्मत है। और इसमें जो पुराने नजीर हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी, मुंबई हाई कोर्ट के भी, उन नजीरों के रोशनी में यह आदेश दिया है। और उन्होंने कहा है कि जो 197 एक जो धारा है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को मुकदमे से छूट मिलती है, वो अनुज चौधरी और अनुज तोमर यानी सीओ और एसएचओ पर लागू नहीं होता है। ऐसे में अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी, या जैसा कि वहां के डीएम का बयान आया है, उन्होंने जो आउटराइटली ये कह दिया है कि हम मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, ये सीधे सीधे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि हाई कोर्ट इस पूरे प्रकरण का संज्ञान ले, क्योंकि जो मजिस्ट्रेट जांच हुई थी, जिसमें पुलिस को क्लीन चिट दिया गया था, वो भी चंदौसी के सीजेएम के फैसले के बाद संदेह के दायरे में आ जाता है। इसलिए सबसे जरूरी है न्याय के लिए कि एसएचओ और सीओ यानी अनुज चौधरी और अनुज तोमर को तत्काल निलंबित कर जेल भेजा जाए, और इस पूरे मामले में हाई कोर्ट का सिटिंग जज के नेतृत्व में एक न्यायिक आयोग बना करके इस पूरे मामले की जांच की जाए। हम यहाँ पे आपके सामने उत्तर प्रदेश शासन के तरफ से जो 3 तर्क दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इन फैसलों को हम नहीं मानेंगे, और उस पर सवाल उठाया जा रहा है, उसको लेकर के हम आपसे कुछ अपना पक्ष रखना चाहेंगे। प्रमुख तौर पे पुलिस का कहना है कि फायरिंग 9:15 बजे हुई थी, 9 बजे हुई थी, और जो पीड़ित परिवार है उसका कहना है कि 9:15 बजे हमारे बच्चे को गोली लगी थी। ये एक तरह से तकनीकी मामला है, ये गलती हो सकती है। हर आदमी तुरंत टाइम देख करके कोई बयान या कोई त्वरित प्रतिक्रिया नहीं देता है। तो हमारा मानना है, कांग्रेस का मानना है कि तकनीकी आधार पे इस मामले को रफा दफा करने या उसके गंभीरता को डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है, जो न्याय के हित में नहीं है।
टाइम कोई इशू नहीं है, टाइम का अलग होना ये बाधा नहीं बन सकता है किसी को न्याय देने में। दूसरा, पुलिस का ये कहना है कि जो पीड़ित था आलम, जिसको 3 गोलियां लगी थी, उसको जब गोली लगी तो वो अपना नाम बदल करके, अपनी पहचान छुपा करके उसने इलाज करवाया, और इस बात को मीडिया के एक सेक्शन में प्रोजेक्ट किया जा रहा है और एक तरह से इलाज कराने को भी आपराधिक कृत्य के बतौर सरकार पेश कर रही है। जबकि कोर्ट में जो उन्होंने हलफनामा दिया है उसमें उन्होंने बताया है, पीड़ित के परिवार ने, कि जब उनको गोली लगी तो वो मुरादाबाद, संभल, आसपास के जिलों में अलीगढ़ भी गए इलाज कराने के लिए, लेकिन डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि प्रशासन का दबाव है कि संभल में जो घटना हुई थी, अगर उसमें कोई घायल है तो उसका इलाज नहीं करना है। ये अपने आप में जो प्रशासन और मेडिकल कॉलेजेस या हॉस्पिटल्स के बीच जो एक नेक्सस है कि अगर पुलिस किसी मामले में इन्वॉल्व है तो उसकी जांच नहीं करेगी, उस तरफ भी ये पूरा प्रकरण इशारा करता है। और पुलिस और जो हॉस्पिटल है उनके बीच जो नेक्सस है उसको भी ये उजागर करता है। ये एक हमारा गंभीर आरोप है। अगर किसी को गोली लग गई है तो वो इलाज नहीं करा सकता अगर पुलिस चाहे तो। पुलिस के दबाव में इस तरह का माहौल बना कि पीड़ित व्यक्ति को मेरठ जाकर के एक निजी अस्पताल में अपना पहचान बदल करके इलाज कराना पड़ा। अब मीडिया का एक सेक्शन और सरकार ये कह रही है कि उसने अपना पहचान बदल करके क्यों इलाज कराया। अगर वो पहचान नहीं बदलता, 3 दिन तक उसको घर में रखा गया, अगर उसमें और देर होती तो उसकी जान भी जा सकती थी। ये बात भी आप लोग समझ सकते हैं। तो जो पुलिस का जो दूसरा तर्क है ये भी एक गलत तर्क है और कहीं ना कहीं पुलिस को बचाने की कोशिश है। तीसरा तर्क ये है कि जो गोली निकली है वो 34 बोर की थी, 32 बोर की थी, और ये वो गोली है जो पुलिस इस्तेमाल नहीं करती है। हम पुलिस के इस दावे को सही मानते हैं कि जो गोली पाई गई वो 32 बोर की थी, 9 mm की नहीं थी जो पुलिस इस्तेमाल करती है। लेकिन हम यहाँ ये भी कहना चाहेंगे कि सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट के दमन के समय से ये इस तरह का एक पैतरा पुलिस का उजागर हुआ था कि जब पुलिस आंदोलनकारियों का दमन कर रही थी तो उसके साथ गैर पुलिस लोग भी थे, यानी निजी मिलिशिया भी थी, जिसको प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, जिसमें मैं खुद भी था, एक डेलीगेशन एनएचआरसी गया था 2020 में, और वहां पे हम लोगों ने एनएचआरसी के डायरेक्टर को वीडियो के सहित प्रमाण दिखाए थे कि जो व्यक्ति पुलिस की वर्दी में है वो नेम प्लेट नहीं लगाया है, और दूसरे फोटो में वही व्यक्ति आरएसएस की शाखा में लाठी भी भाज रहा है। तो ये पुलिस, हम मानते हैं कि पुलिस का ये दावा सही है कि जो गोली लगी है वो पुलिस द्वारा इस्तेमाल नहीं की जाती है। लेकिन हम आपका ध्यान जो संजीव त्यागी हैं उनके एक बयान की तरफ ले जाना चाहेंगे। संजीव त्यागी पिछले दिनों कुछ जांच के दायरे में आ गए हैं। 2020 में ये बिजनौर में एसएसपी थे और पुलिस फायरिंग में 2 लोग मारे गए थे, जिसमें एक लड़का था अनस। अनस के बारे में भी पुलिस ने कहा था, एसएसपी ने कहा था, और ऑन रिकॉर्ड ये बात कही थी उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कही थी कि जो गोली अनस के पेट से निकली है वो 32 mm की है, जो हम पुलिस इस्तेमाल नहीं करती है। लेकिन उन्होंने उसी इंटरव्यू में ये स्वीकार किया था कि इस पूरे ऑपरेशन में पुलिस ने जो पुलिस फोर्स के बाहर के लोग हैं उनका भी इस्तेमाल किया था। उसमें से अधिकतर लोग, हमारा दावा है कि वो आरएसएस के लोग थे। यानी कि इस मामले में भी जो गोली पुलिस कह रही है कि हमारी गोली नहीं थी, वो किसी गुंडा गिरोह की थी, जिसको पुलिस का कहना है कि वहां का कोई शाकिब साटा नाम का कोई गिरोह था, उसके द्वारा चलाया गया ये गोली था। लेकिन पुलिस अभी तक को ये तर्क नहीं दे पाई है कि कोई निजी गिरोह उस पूरे बवाल में क्यों शामिल होगा। ये एक सवाल बनता है जो आपके माध्यम से हम पूछना चाहेंगे। तीसरी बात की जो पीड़ित है, जिसको गोली लगी है, वो बता रहा है कि पुलिस ने हमको गोली मारा, और पुलिस कह रही है कि पुलिस ने आपको गोली नहीं मारा। ये कैसे हो सकता है? जो पीड़ित व्यक्ति है, जिसको गोली लगी है, जो मर भी सकता था, उसका बयान ही फाइनल बयान माना जाना चाहिए। यही कानून सम्मत अब तक हमारे देश में परंपरा रही है। तो हम लोग ये मानते हैं कि इस पूरे मामले में इतने अंतर विरोध है, और ये जो फैसला अभी आया है चंदौसी सीजेएम का, उसके बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि संभल हिंसा में पुलिस की भूमिका
आपराधिक चरित्र की थी, जिसको छिपाने के लिए जो मजिस्ट्रेट जांच किया गया था उसमें पुलिस के लोगों को क्लीन चिट दी गई। और इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद अब ये सवाल उठता है कि मामला कहां जाएगा। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रही है सरकार, कह रही है कि मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, तो एक तरह से सरकार यहाँ कोर्ट को चुनौती दे रही है कि उत्तर प्रदेश में आपका कानून नहीं चल रहा है, यहाँ वही कानून चलेगा जो योगी जी चाहेंगे। तो इस पूरे मामले में हमारी ये मांग है कि हाई कोर्ट को खुद संज्ञान लेना चाहिए, मजिस्ट्रेटी जांच को रद्द करना चाहिए, पूरे प्रकरण की इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज से एक न्यायिक आयोग बना करके जांच करनी चाहिए। ये हमारा पक्ष है। बाकी कुछ और इसमें सवाल है जो मैं चाहूंगा कि हमारी पार्टी के संगठन महासचिव अनिल यादव जी रखें। इस घटना के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस एक सांस्थानिक तौर पर, एक सांप्रदायिक संस्था के तौर पर बदल गई है। एक सांप्रदायिक संस्थानीकरण पुलिस की सांप्रदायिकता का हो चुका है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी लगातार जो है अनुज चौधरी के बारे में खुलेआम मंचों से उनका सहयोग करते रहे हैं। एक वीडियो क्लिप है जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी अनुज चौधरी को साफ साफ जो है उनका पक्ष जो है रख रहे हैं। तो अच्छा होगा और पुलिस अधिकारी की यही बात समझाई है, जो हमारा पुलिस अधिकारी पहलवान रहा है, रहा है और ओलंपियन है, तो पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अनुज चौधरी के बारे में कह रहे हैं कि पहलवान है, पहलवानी की तरह बोलेगा तो कुछ लोगों को बुरा लगेगा। ये देश कोई अखाड़ा नहीं है, ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है और पुलिस जो है वो कानून से परे, संविधान से परे कोई संस्था नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी इस बात को इसलिए दावे के साथ कह रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ये जानते हैं कि अनुज चौधरी जो भाषा बोल रहे हैं वो खुद योगी आदित्यनाथ की भाषा है और इस पूरे प्रक्रिया में, इस पूरे प्रकरण में योगी आदित्यनाथ जी अनुज चौधरी को साफ साफ बचाना चाहते हैं। वो बचाना इसलिए चाहते हैं कि अगर अनुज चौधरी जेल जाते हैं तो जो सांप्रदायिकरण है पुलिस का, उसमें उनकी जो भूमिका है वो भी जांच में आएगी और योगी आदित्यनाथ खुद संभल मामले में जिस तरीके से उनका हस्तक्षेप रहा है वो खुद जेल जा सकते हैं। हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जो है जांच कराई जाए, क्योंकि कार्यपालिका जो है वो पुलिस को बचा रही है और न्यायपालिका पर दबाव डाल रही है। ऐसा ही दबाव जो है गुजरात में हम लोगों ने देखा कि लोया के साथ भी हुआ था, जज लोया के साथ भी हुआ था। तो जो सीजीएम है वहां के संभल के, उनकी भी सुरक्षा का विशेष जो है प्रबंध होना चाहिए क्योंकि उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। शुक्रिया। सरकार कह रही है कि हमने एक आयोग गठन किया था, उसकी रिपोर्ट के आधार पर यह पहले ही साक्ष्य क्लियर है कि वो आयोग कोई रोल नहीं था। लेकिन जब वो आयोग का गठन हुआ था उस समय संभल भी पद पे थे, तो क्या आप मानते हैं कि पद पे रहते हुए वो साजिशों के साथ छेड़छाड़ कर सकते थे? क्या इस मुद्दे को भी लेकर आप कोर्ट जाएंगे? क्योंकि उस वक्त रिपोर्ट बनी, उस वक्त अनुज चौधरी संभल में ही। देखिए, जो मजिस्ट्रेट की जांच थी उस पर भी जो फैसला आया है, फैसले के बाद उस मजिस्ट्रेट की जांच पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है। अनुज चौधरी अगर जेल के बाहर रहते हैं तो जाहिर सी बात है वो खुद पार्टी हैं और इस पूरी प्रक्रिया को बाधित करेंगे। इसलिए हमारा मानना है कि इस पूरे घटना की संभल जो हिंसा है, पूरी हिंसा की जो है हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करानी चाहिए और अगर वो अनुज चौधरी जेल के बाहर रहेंगे तो इस पूरी जांच प्रक्रिया को बाधित करेंगे। उनके एक भाई भाजपा में भी है, उनके एक भाई भाजपा में है, वो खुद इस प्रदेश के पुलिस में एक अधिकारी हैं, लेकिन जो उनका एक्शन है वो भाजपा के एक नेता के बतौर है। एक पुलिस अधिकारी वर्दी पहनकर हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा में कैसे शामिल हो सकता है? एक पुलिस अधिकारी वर्दी पहन के बाद कैसे बोल सकता है कि साल में 52 जुम्मे होते हैं, ईद दीपावली और होली तो 2 दिन पड़ती है। तो ये एक
किसी पुलिस अधिकारी की भाषा नहीं है। इस देश में जो आरएसएस है, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो इस देश का अराजक हिंदुत्व की फोर्स है, अनुज चौधरी उसका प्रतिनिधित्व करते हैं और उसकी भाषा बोलते हैं। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस का स्टैंड हम लोगों ने साफ रखा है कि इस पूरे मामले में जो है हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जो है पूरे प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए और अनुज चौधरी को जेल भेजा जाए। तो सरकार से आप मांग रहे हैं, आपकी तरफ से एक्शन क्या लिया? हम अपने देखिए, चूंकि मामला कोर्ट में है और इस पे जिस तरह से मजिस्ट्रेटी जांच के बाद सीजेएम का फैसला आया है, उसके बाद मजिस्ट्रेट की जो जांच हुई थी वो अपने आप संदेह के दायरे में आ जाती है और उससे स्पष्ट होता है कि उस जांच में तथ्यों को छिपाया गया। इस पूरे मामले में सीजेएम के फैसले के बाद अब जरूरत है कि इसमें हाई कोर्ट खुद इसका स्वतः संज्ञान ले और इस पे एक न्यायिक आयोग बनाए। दूसरा, अगर सरकार ये कहती है कि हम इसको चैलेंज करेंगे तो ये कहीं ना कहीं कोर्ट की अवमानना है। आप चैलेंज नहीं कर सकते। एक ऐसा फैसला जिसको देते समय सुप्रीम कोर्ट से लेके इलाहाबाद हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट के 9 फैसलों को उद्धृत किया गया है, आप आउटराइटली उसको खारिज नहीं कर सकते। आपका पक्ष हो सकता है, आप जा सकते हैं, लेकिन इस फैसले के बाद जो अनुज चौधरी हैं उनको तत्काल आपको पद से हटाना होगा, जेल भेजना होगा। बाद में आप कोर्ट जाइए, हो सकता है आप कोर्ट गए, सरकार कोर्ट गई, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार नहीं की, तो आपको तो बाद में जेल भेजना ही पड़ेगा। तो इतने दिन तक उनको आप बाहर क्यों रखेंगे? क्योंकि अगर वो बाहर रहेंगे तो निश्चित तौर पे जांच को प्रभावित करेंगे। हमको ये याद रखना होगा कि अनुज चौधरी के डर के वजह से ही उस व्यक्ति ने अपने बच्चे को 3 दिनों तक घर में रखा। उसका अनुज चौधरी का खौफ इतना था कि किसी डॉक्टर ने उसका इलाज नहीं किया, उसको मेरठ जा करके नाम बदल के इलाज करवाना पड़ा। तो इस तरह के अगर दुर्दांत अपराधी प्रवृत्ति के पुलिस वाले अगर बाहर रहेंगे तो निश्चित तौर पे वो फिर से दबाव बनाएंगे, जांच नहीं हो पाएगी। सवाल ये है कि आप आलम के परिवार को लीगल एड क्या दे रहे हैं? देखिए, लीगल एड अगर हम उनसे टच में हैं, उनके वकील से भी कल मेरी बात हुई, जो भी लीगल एड होगा हम देंगे। देखिए, एक चीज हमको ध्यान रखना होगा कि हिंसा की अगर कोई घटना हो रही है जिसमें सीधे राज्य इन्वॉल्व है, तो उसमें ये राज्य की जिम्मेदारी है कि न्याय को सुनिश्चित करे। ये कोई 2 व्यक्तियों के बीच का झगड़ा नहीं था। इसीलिए आप देखेंगे जितने भी फैसले इसमें हैं, जितने भी फैसले आए हैं वो राज्य बनाम व्यक्ति हैं। उसमें राज्य की जवाबदेही है कि वो न्याय को सुनिश्चित करे। ये कोई आपस का व्यक्तियों का झगड़ा नहीं था कि उसमें वो किसके साथ खड़े हैं। पीड़ितों के साथ सरकार को खड़ा होना होता है, यही नियम है। कोई भी अगर सांप्रदायिक हिंसा होती है या कहीं पे भी सार्वजनिक हिंसा होती है तो उसमें बेसिकली राज्य पीड़ित के तरफ से लड़ता है। ये राज्य की जिम्मेदारी है जो यहाँ पे फेल हो रहा है।